हेलो नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका स्टडी 7 स्टार ऑनलाइन क्लासेज में। हमने साइंस स्टार्ट की थी कल। तो कल जो हमने साइंस स्टार्ट की थी उसके अंदर हमने थोड़ा इंट्रोडक्शन किया था साइंस का कि हमें कल क्या आगे हमें साइंस के अंदर क्या क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। तो आज हम बिना समय खराब किए हम स्टडी स्टार्ट करते हैं, हमारी क्लास को स्टार्ट करते हैं। और आज है हमारी क्लास नंबर 2। कितने नंबर की क्लास है? 2 नंबर की क्लास है। ओके। बायोलॉजी के जो बायोलॉजी के जो बापू जी हैं, मतलब जनक हैं, वो हमने किसे माना था? अरस्तु को माना था। ठीक है। आज हम स्टार्ट स्टार्ट कर रहे हैं कि हमने बायोलॉजी में क्या पढ़ना है और स्टार्ट करते हैं हम बायोलॉजी। चलिए स्टार्ट कर रहे हैं। चलिए हमारी सबसे पहले हम लोगों को बायोलॉजी मतलब जीव विज्ञान विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत समस्त जीवधारियों का विस्तृत अध्ययन किया किया जाता है। ठीक है। जिस जिस शाखा के अंदर जीवों का अध्ययन किया जाता है, समस्त जीवों का अध्ययन किया जाता है, उसे हम क्या क्या कहते हैं? बायोलॉजी कहते हैं। ठीक है। चलिए बायोलॉजी, बायो का अर्थ होता है लाइफ, लाइफ यानी जीवन। क्या होता है? लाइफ का अर्थ क्या होता है? जीवन। ठीक है। स्टडी, लोजो लोजियन क्या होता है? स्टडी मतलब टू स्टडी यानी इसका अध्ययन। तो जीवन का अध्ययन क्या कहलाता है? बायोलॉजी कहलाता है। ठीक है। चलिए बायोलॉजी के बापूजी कौन है? जो जनक जिसे हम कहते हैं वो है अरस्तु। क्या नाम है? अरस्तु। इसको हम इंग्लिश में कहें तो एरिस्टोटल भी इसका नाम आता है। कई बार इंग्लिश में एग्जामिनर पूछ लेता है कि बायोलॉजी के जनक का नाम क्या है। उसमें एरिस्टोटल जो देवनागरी लिपि है उसके अंदर भी आ जाता है एरिस्टोटल। ठीक है। तो आप लोगों को ऐसे भी याद रखना है कि एरिस्टोटल किससे कहा गया है। ठीक है। अरस्तु को ही क्या कहते हैं? एरिस्टोटल। ठीक है। बायोलॉजी शब्द का जो प्रयोग किया गया था वो किन के द्वारा किया गया था? एल एंड टी का मतलब, ये दो वैज्ञानिक हैं। एल का मतलब लेमार्क, याद रखना, लेमार्क और ट्रेवेरियस। ठीक है। इसको इंग्लिश में भी यही कहते हैं, लेमार्क, लेमार्क एंड ट्रेवीरेनस। क्या कहते हैं? ट्रेवीरेनस। ठीक है, याद रखना आप। ये कहते हैं किसके? बायोलॉजी के। जो बायोलॉजी शब्द जिसने दिया था वो ये दिया था। ठीक है। 1801 के अंदर दिया गया था। ठीक है। शब्द किसके लिए दिए गए थे? ये जीवधारियों के अध्ययन के लिए दिए गए थे। किसके लिए? जीवधारियों के जो जो भी अध्ययन किया गया था, किया जाता उनके बारे में ये शब्द दिया गया था। कौन सा? बायोलॉजी शब्द। ठीक है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं बायोलॉजी के। चलिए बायोलॉजी, बायोलॉजी के पिता तो कौन हो गए? अरस्तु। ठीक है। बायोलॉजी के अब हमने दो भागों में बांटा है। कितने भागों में? दो भागों में। एक तो है बॉटनी और दूसरा नंबर है जूलॉजी। ठीक है। कितने भागों में बांटा है? दो भागों में, बॉटनी और जूलॉजी। पहले एक ही था, बायोलॉजी था, और फिर जैसे जैसे इसका अध्ययन किया गया इसको दो भागों में बांट दिया गया। पहले जूलॉजी बांटा है, फिर उसके बाद में बॉटनी बांट दिया गया। ठीक है। अब बॉटनी, बॉटनी, बॉटनी का अर्थ क्या होता है? हर्ब्स, हर्ब्स यानी पादप। पादप किसे कहते हैं हम? बॉटन, बॉटन मतलब पादप। पादप को हम इंग्लिश में कहते हैं हर्ब्स, और जो साइंस की भाषा है उसे कहते हैं बॉटनी। ठीक, ये आपको याद रखना है। ठीक। उसी तरीके से जूलॉजी, जू, जू यानी जानवर, जू यानी जानवर। ठीक है। जानवर, जून, जून यानी एनिमल। आप लोग सोच रहे हैं कि हम इंसान हैं, इंसान भी एक तरीके का जानवर ही है। ठीक है। आप ये मत समझना कि हम इंसान हैं तो जानवर से बद। देखिए आप लोगों ने सुना होगा, अगर किसी व्यक्ति को अगर हम कहते हैं कि वाया तो शेर है, तो कितना खुश हो जाता है। ठीक। आपको पता है कितना खुश हो जाता है कि यार हमें शेर का। उसी व्यक्ति को अगर हम कहते हैं तू तो जानवर है, तो वो कितना, बस सोचने का फर्क है, लेकिन है इंसान भी जानवर। तो
आप लोग कभी आप लोगों को कोई कहे कि तू जानवर है तो कह देना ठीक है, हम जानवर ही सही हैं, ठीक है। तो चलिए हम चलते हैं लोगोज। लोगोज यानी स्टडी, सॉरी, स्टडी, जिसमें हम जंतुओं का अध्ययन करते हैं, ठीक है। इसमें ऐसा नहीं है कि जीवित का ही किया जाता है, इसमें जीवित व मृत जो दोनों ही का अध्ययन किया जाता है। किन किन का? जीवित प्लस मृत। जो भी जंतु है या पौधा है, पादप है, उन उसमें जो भी जीवित और मृत प्राणी है, उन सभी का अध्ययन किया जाता है, ठीक है। देखिए, वनस्पति अर्थात पेड़ पौधों का अध्ययन किसमें किया जाता है? बॉटनी के अंदर। और जंतु तथा उसके क्रियाकलापों का अध्ययन किसमें किया जाता है? ये किया जाता है जूलॉजी के अंदर। चलिए अब हम चलते हैं आगे। चलिए अब इसके बारे में हम थोड़ा सा और देख लेते हैं कि हमें बॉटनी जो है, बॉटनी के फादर किसे कहते हैं? बॉटनी के फादर हैं थियोफ्रेस्टस। कौन है? थियोफ्रेस्टस, ठीक है। ये आप लोगों को याद रहा, इंग्लिश में इसे थियोफ्रेस्टस ही कहते हैं, हिंदी में भी इसका यही नाम है। और फादर ऑफ जूलॉजी, फादर ऑफ जूलॉजी मतलब अरस्तु। अब आप लोगों को ध्यान रखना है कि अरस्तु दो तीन जगह पे आए हैं, ठीक है। पहला तो कहाँ पे आए हैं कि बायोलॉजी शब्द, नहीं, बायोलॉजी के जनक कौन है? फिर बायोलॉजी के जनक कौन है? अरस्तु, ठीक है। दूसरा, जूलॉजी के जनक, जूलॉजी के जनक भी कौन है? वो भी अरस्तु ही है, ठीक है। ये आप लोगों को याद रखना, बायोलॉजी के जनक अरस्तु और जूलॉजी के जनक भी अरस्तु, ठीक है। चलिए इसके बाद में आगे चलते हैं। जो अरस्तु हैं हमारे, अरस्तु की एक पुस्तक का नाम क्या है? हिस्टोरिया एनिमेलियम, हिस्टोरिया एनिमेलियम। क्या नाम है? हिस्टोरिया एनिमेलियम। और इसका नाम आप याद रखना। अगर दो दो पुस्तकें इसकी, एक तो जूलॉजी की, जूलॉजी में अरस्तु है, और बॉटनी, बॉटनी के अंदर कौन है? हमारे थियोफ्रेस्टस। तो थियोफ्रेस्टस की बुक है हिस्टोरिया प्लांटेनम, हिस्टोरिया प्लांटेनम। आप लोग अरस्तु की बुक को याद रखना, ए अरस्तु, ए एंटीमेलियन, ठीक है। आप लोगों को इसका आप लोगों को याद रखना है, शॉर्ट में बता रहा हूँ, ए अरस्तु, ए एंटीमेलियम, ठीक है। इसका थियोफ्रेस्टस प्लेंटिनम, आप एक को याद रख लो, दूसरा आपको अपने आप याद हो जाएगा, ठीक है। जो हिस्टोरिया प्लेंटिनम है, इस बुक के अंदर 500 प्रकार के पौधों का अध्ययन किया गया है। 500 प्रकार के पौधों से भी अधिक जो अध्ययन है, मतलब पौधे 500 ही नहीं, बहुत से पौधे हैं, हजारों पौधे हैं, ठीक है। तो आप लोगों को पता है कि हजारों पौधे हैं, तो उनमें से 500 जो प्रकार के पौधे हैं, उनका अध्ययन किया गया है। ठीक इसी प्रकार हिस्टोरिया एनिमिलियम के अंदर भी 500 से अधिक प्रजाति के जो जंतु हैं, उनका अध्ययन किया गया है, ठीक है। चलिए अब आप लोगों के लिए मैं एक क्वेश्चन जो एग्जाम में आया हुआ है, ठीक है, वो वो क्वेश्चन क्या है देखा। क्वेश्चन एक ऐसे आया था कि जूलॉजी, ठीक है, क्या जूलॉजी, जूलॉजी क्या है, ठीक है। ये क्वेश्चन था कि जूलॉजी क्या है, तो उसके अंदर ऑप्शन में दे रखा है जीवित जंतुओं का अध्ययन। देखना, सुनते रहना, जीवित जंतुओं का अध्ययन, ठीक है। और दूसरे में था मृत जंतुओं का अध्ययन। किसका? मृत जंतुओं का अध्ययन। और तीसरा ऑप्शन था जीवित व मृत प्राणियों, जीवित व मृत जंतुओं का अध्ययन, ठीक है। जीवित व मृत जंतुओं का अध्ययन। और तीसरा था कि इनमें से, चौथा था इस इनमें से कोई नहीं, ठीक है, इनमें से कोई नहीं। ये चार ऑप्शन थे। पहले में था जीवित जंतुओं का अध्ययन, दूसरा ऑप्शन था मृत जंतुओं का अध्ययन, और तीसरा ऑप्शन था जीवित व मृत जंतुओं का अध्ययन, और चौथा इनमें से कोई नहीं। अब आप लोगों को पता होगा तो आप लोग बता दोगे कि इसमें जीवित व मृत दोनों प्रकार के जंतुओं का अध्ययन किया जाता है, ठीक है। देख, जंतु या प्राणी, ये तो हो गया जूलॉजी, ठीक है। और जो बॉटनी आता है, बॉटनी भी एक तरह का प्राणी ही है। वो सिर्फ एक जगह पे, एक जगह पे खड़ा रहता है, एक जगह पे हिलता रहता है, डुलता रहता है, ठीक है।
और जो जो इंसान होते हैं, जो चल सकते हैं, वो कहाँ पे आएंगे? जू। जू यानी जानवर। तो जो जो चल सकते हैं वो जूलॉजी के अंदर आएंगे। ठीक है, चलिए अब हम चलते हैं आगे। अब हमारे पास में एक, देखिए, जो पर्यावरण है हमारा, जो वातावरण है हमारा, उसके लिए जो कुछ प्रदूषण होता है, तो उसके लिए जो उपचार किया जाता है उसे कहते हैं जैव डाइवर्सिटी। क्या कहते हैं? जैव उपचार, सॉरी, जैव उपचार। ठीक, जैव उपचार। जैव उपचार को इंग्लिश में कहते हैं बायो रीमेडिसिन। क्या कहते हैं? बायो रीमेडिसिन। क्या कहते हैं? बायो रीमेडिसिन, जैविक उपचार को। ठीक है, अब जैविक उपचार हम कहते किसे? ठीक है, देखना। सूक्ष्म जीवों की सहायता से वातावरण में प्रदूषकों को नष्ट करना। वातावरण में वायु आती है, जल आता है, वायु, मृदा और जल, ये किस में आते हैं? वातावरण के अंदर आते हैं। ठीक है, ये जो आप लोगों को पता है, प्रदूषकों को नष्ट करना जैव उपचार कहलाता है। ठीक है, वातावरण के अंदर। अब वो, इसका एक उदाहरण है, वो उदाहरण क्या है? सुपरबर्ग। आप लोगों ने नाम सुना होगा सुपरबर्ग का नाम। ठीक है, नहीं सुना तो आप आज सुन लिया। ठीक है, सुपरबर्ग का एक नाम और है, जो है स्यूडोमोनास प्यूटिडा। क्या नाम है? स्यूडोमोनास प्यूटिडा। ये सुपरबर्ग का एक अन्य नाम है। ठीक है, तो इसको भी आप लोगों को याद रखना। ये सुपरबर्ग प्राप्त किससे हुआ? मतलब किसके द्वारा प्राप्त हुआ? ये जीन अभियांत्रिकी के द्वारा प्राप्त हुआ। किसके द्वारा? जीन अभियांत्रिकी के द्वारा। ठीक है, जो सुपरबर्ग है, इसकी खोज किसने करी थी? ये थे एक डॉक्टर आनंद चतुर्वेदी, जो भारतीय मूल के अमेरिकी जीव वैज्ञानिक थे। कौन थे? भारतीय मूल के अमेरिकी जैव वैज्ञानिक। ठीक है, कौन थे? डॉक्टर आनंद चतुर्वेदी। आप लोगों को याद रखना है कि डॉक्टर आनंद चतुर्वेदी कौन थे? भारतीय मूल के अमेरिकी जीव वैज्ञानिक थे। ठीक है, अच्छा, सुपरबर्ग का कार्य क्या है? देखना, आप लोगों को पता है, समुद्र के अंदर जो जहाज चलती हैं, उनमें जो ऑयल लेके, ऑयल या तेल वगैरह, वो सब लेके आया जाता है उसके अंदर। किसमें? जो जहाजों के अंदर। तो कभी कभी जो टैंकों से, जहाज में जो टैंकर रखे होते हैं, उनसे रिसाव होता है, तो वो तेल समुद्र में फैल जाता है। ठीक है, तो समुद्र में फैल जाता है, तो मतलब समुद्र के लिए वो हानिकारक हो गया। क्यों? क्योंकि तेल जो है वो पानी के ऊपर रहता है। ठीक है, तो तेल तेल कहाँ रहता है? पानी के ऊपर। ठीक है, जब पानी के ऊपर तेल रहेगा, तो जो समुद्र के अंदर जो जीव जंतु हैं, उनको ऑक्सीजन की प्राप्ति नहीं होगी। ठीक है, तो उसके लिए एक ये सुपर ब्रग नाम का जो एक जैव उपचार किया जाता है। इसका कार्य क्या है? मतलब ये करता क्या है? देखना, ये करता क्या है कि ये जो जैव उपचारक समूह है, ये जैव उपचारक जो है, ये समुद्र में फैले जितने भी विषैले तेली पदार्थ होते हैं, उनको कम विषैले तेली पदार्थों में क्या करते हैं? अपघटन कर देते हैं। उसका उसका क्या करते हैं? अपघटन कर देते हैं कम विषैले तेल में। ठीक है, तो ये था हमारा सुपर वर्ग। अब चलिए, ये तो था जैविक उपचार। अब मतलब कि कहीं पे किसी का जो वातावरण का जो प्रदूषण, उसको उपचार करने के लिए। ठीक, अब कुछ जीव ऐसे भी होते हैं जो, जिनसे हम क्रिया करवा के उन्हें सक्रिय करवाते हैं, जैसे बैक्टीरिया। बैक्टीरिया वैसे तो हमारे लिए हानिकारक है, वायरस हमारे लिए हानिकारक, लेकिन ये कहीं कहीं पे हमारे लिए फायदेमंद भी होते हैं। ठीक है, तो ये चीज भी आप लोगों को ध्यान रखना। तो अब हम देखते हैं जीव संवर्धन। क्या देख रहे हैं? जीव संवर्धन। ठीक है, तो जीव संवर्धन के लिए चलिए, ये रहा हमारा जीव संवर्धन। ठीक है, अब देखते हैं हम जीव संवर्धन किसी स्थान पर बैक्टीरिया को सक्रिय करने के लिए। किसके लिए? बैक्टीरिया को सक्रिय करने के लिए पोषक तत्व मिलाए जाते हैं। मतलब कि बैक्टीरिया को सक्रिय करना है, और वो जो बैक्टीरिया है, उसके द्वारा जो पोषक तत्व लिया गया वो प्रदूषकों को नष्ट करने का कार्य करते हैं। ठीक है, कौन से पोषक तत्व? जो
जीव को बैक्टीरिया को जो सक्रिय करते हैं, ठीक है। अब आप लोगों को अगर पता हो तो बैक्टीरिया को सक्रिय किया जा सकता है, ठीक है। और वायरस को कभी भी सक्रिय किया जा सकता है, ठीक है। तो उसको सक्रिय करने के लिए हम क्या करते हैं, उसको एक पोषक तत्व देते हैं, और वो पोषक तत्व क्या करते हैं, प्रदूषकों को नष्ट करने का कार्य करता है, और यही क्रिया क्या कहलाती है, जैविक संवर्धन कहलाती है, ठीक है। चलिए अब मैं आप लोगों को कुछ से टर्म्स बताता हूँ, जो नाम होते हैं वो हमारी पूरी साइंस के अंदर हमें काम आएगी। तो चलिए मैं वो आप लोगों को बताता हूँ। जैसे जैसे और नई नई जो जो भी बातें आएंगी वो सब मैं आप लोगों को बताता रहूँगा। चलिए सबसे पहले आपने सुना होगा, एक नाम सुना होगा कि लैक्टोमीटर। क्या नाम? लैक्टोमीटर का आप लोगों ने एक नाम सुना होगा, जो क्या करता है, जो दूध की शुद्धता को मापने का काम करता है। कौन? लैक्टोमीटर। तो लैक्ट लैक्ट यानी क्या होता है, मिल्क, सॉरी, मिल्क होता है। लैक्ट का अर्थ क्या होता है, मिल्क, मिल्क यानी दूध। अब आप लोगों को याद रखना, ये तो देवनागरी लिपि है, दूध तो, और मिल्क इंग्लिश का नाम है, और जो लैक्टो है ये वैज्ञानिक नाम है। वैज्ञानिक मतलब साइंस का नाम है, या इसे लैटिन शब्द भी कह सकते हैं, ठीक है। चलिए इसके बाद में लिथो। लिथो मतलब स्टोन, स्टोन यानी पत्थर या चट्टान जिसे हम कहते हैं। उसके अलावा एक आता है ये फाइतो। क्या क्या कहते हैं इसको? फैते कहते हैं, मतलब फैथोलॉजी यानी पादपों का अध्ययन। प्लांट इसको हम इंग्लिश में कहते हैं, और पादप हम इसको हिंदी में कहते हैं, ठीक है। एक है GR5O, मतलब ग्रानो। क्या नाम है? ग्रेनो या ग्रायो, ठीक है। ये एक शब्द है, इसका इंग्लिश के अंदर अगर हम टर्म्स देखें तो क्या है, वेरी लो। अगर हिंदी में देखें इसे तो अति न्यूनतम ताप। अति न्यूनतम ताप का मतलब -150 डिग्री तक, -150 डिग्री सेल्सियस तक की जो वहां तक का जो अध्ययन किया जाता है उसे कहते हैं ग्रायोनोलॉजी। क्या कहते हैं? ग्रायोनोलॉजी। क्या कहते हैं? ग्रायोनोलॉजी, ठीक है। ओके। इसके बाद में आप लोगों ने सुना होगा कि हाइड्रोजन। सुना होगा आपने वो नाम? क्या? हाइड्रोजन। एक नाम आप लोगों ने सुना, एक्वागार्ड। सुना होगा आप लोगों ने, एक्वागार्ड नाम सुना होगा, हाइड्रोजन नाम सुना होगा, ठीक है। तो ये नाम आप लोगों को कहाँ पे मिलते हैं, जो पानी से संबंधित है। आप लोगों ने देखा होगा कि कहीं पे छत का काम चल रहा है, ठीक है। किसका काम चल रहा है? छत का काम, ठीक है। तो छत का काम चल रहा है, तो आप लोगों को पता है कि छत में थोड़े दिन बाद में पानी टपकना लग पानी स्टार्ट हो जाता है टपकना, ठीक है। अब पानी जब टपकता तो हम बुलाते हैं किसको, जो पानी को रोकने वाला होता है। तो हम वो कई बार एक शब्द यूज करता है कि इसके ऊपर तो एक्वा गार्ड लगाया जाएगा, ठीक है। एक्वा गार्ड का मतलब पानी की को जो रोकने वाला होता है वो उससे कहते हैं एक्वा गार्ड। एक्वा मतलब पानी, गार्ड यानी सुरक्षा, मतलब पानी की सुरक्षा करने वाला क्या होता है, एक्वा गार्ड, ठीक है। ये आप लोगों को याद रखना है। एक्वा का मतलब वाटर, और वाटर को हम हिंदी में कहते हैं पानी, ठीक है। ये आपको इतना याद रखना है, ठीक है। चल अब आप लोगों के सामने तीन नाम है, देखना, तीनों को अच्छे तरीके से याद रखना है, और ये आप लोगों के कई बार एग्जाम में आए हुए हैं। जो मैंने ऊपर बताया आपको, लैक्टो, ये आपको याद रखना है। लिथो, ये आप लोगों को याद रखना है। फाइतो, ये आपको को याद रखना है। ग्रायो, ये आप लोगों को याद रखना है। तीन टर्म्स और दे रहा हूं मैं। एक तो क्रोनोलॉजी, आप लोगों ने सुना होगा, क्रोनोलॉजी की एक बुक आती है। किसकी? क्रोनोलॉजी की एक बुक आती है, जिसमें आप लोगों को एक करंट अफेयर की जो बुक है वो है, उसका नाम है क्रोनोलॉजी, ठीक है। एक आप लोगों ने नाम सुना होगा, क्रोमोकास्ट, क्रोमोप्लास्ट, सुना है आपने। और एक है डेंड्रो, मतलब डेंड्रोलॉजी, डेंड्रोक्रोनोलॉजी, सुना है आपने।
चलो अब अभी तक आप लोगों ने नहीं सुना तो देखना, मैं आप लोगों को बताता हूँ। अगर आपने कहीं पे सुना भी होगा तो आपको याद नहीं, तो अब आपको याद आ जाएगा, ठीक है। क्रोनो क्रोनोलॉजी। क्रोनो का अर्थ होता है टाइम, टाइम का मतलब समय, ठीक है। इतना आप लोगों को याद रखना, क्रोनो का अर्थ होता है क्या होता है, समय, ठीक है। एक नाम आता है क्रोमो क्रोमोप्लास्ट, सुना आपने कि जो रंगीन टीवी है तो उसके ऊपर आता है क्रोमोप्लास्ट, ठीक है। मतलब रंग से संबंधित जो भी है वो कहाँ पे आ जाएगा, क्रोमो के पास। क्रोम, आपने सुना गूगल क्रोम, सुना है ये नाम तो आप लोगों ने सभी ने सुना होगा, गूगल क्रोम, ठीक है। ये गूगल तो एक निकनेम दिया है, ठीक है। और क्रोम का अर्थ क्या है, इसका अर्थ यही है, रंग, रंग यानी क्रोम, क्रोमो का अर्थ है रंग, मतलब हर रंगों का इसमें आपको समावेश मिलेगा, हर तरीके की चीजें इसके अंदर गूगल क्रोम के अंदर आप लोगों को मिलेगी, ठीक है। ये जो नाम रखे जाते हैं ये कुछ सोच के ही रखते हैं, उसी के हिसाब से ये सब होते हैं, ठीक है। हमने पढ़ा क्रोनोलॉजी मतलब समय का अध्ययन, क्रोमोलॉजी मतलब रंगों का अध्ययन, डेंड्रो डेंड्रोलॉजी, डेंड्रो का अर्थ होता है ट्री, ट्री यानी पेड़ पौधे या झाड़ियां। डेंड्रोलॉजी, डेंड्रोलॉजी का हम इसमें किसका अध्ययन करते हैं, इसमें हम किसका अध्ययन करते हैं, इसमें हम झाड़ियों का अध्ययन करते हैं, किसमें, किसका अध्ययन, झाड़ियों का अध्ययन। आप लोगों ने एक नाम सुना होगा डेंड्रोक्रोनोलॉजी, क्या नाम सुना होगा, डेंड्रोक्रोनोलॉजी। डेंड्रो का अर्थ होता है, मैंने आपको बताया पेड़ पौधे, क्रोनोलॉजी तो में से आप लिखता हूँ डेंड्रोक्रोनोलॉजी, ठीक है। डेंड्रो क्रोनोलॉजी, ठीक है। ये मैंने तीन नाम, डेंड्रोक्रोनोलॉजी, ठीक है। डेंड्रो का अर्थ तो हमारे पास क्या हो गया जी, झाड़ी हो गई, ठीक, पेड़ पौधे हो गए। क्रोनो का अर्थ हो गया समय, ठीक है। और लॉजी का हम क्या कहते हैं, अध्ययन, ठीक है। आप लोग आप लोग यहाँ पे समझ रहे हैं कि झाड़ियों या पेड़ पौधों के समय का अध्ययन, मतलब जो झाड़ी या पेड़ पौधे तो उनके समय का अध्ययन हम किस में करते हैं, डेंड्रोक्रोनोलॉजी के अंदर, ठीक है। चलिए ये आप लोगों को समझ में आ गया, बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अब एक नाम आता है ट्रोफोलॉजी, ट्रोफोलॉजी, समझ रहे, न्यूट्रिशन, ट्रोफो का अर्थ होता है न्यूट्रिशन, ठीक है। न्यूट्रिशन यानी ट्रोफोलॉजी, आप लोगों ने सुना होगा ट्रोफोलॉजी का नाम, ठीक है। न्यूट्रिशन जिसे हम कहते हैं, ठीक है। एक आता है ट्रोमा, ट्रोमा यानी घाव, घाव जिसे हम कहते हैं इंजेक्ट हो जाता, ठीक है। मैंने यहाँ पे लिखा नहीं, इंजेक्ट हो जाना, ठीक है। जब घाव होता है तो देखिए आप लोगों ने कई कई बार सुना होगा, कहीं पे कोई एक्सीडेंट हो जाता है, ठीक, उसको लेके जाते हैं हम हॉस्पिटल के अंदर, हॉस्पिटल में ले जाके लोग कहते हैं कि चलिए इसको ट्रॉमा सेंटर के अंदर, ट्रॉमा सेंटर मतलब वहाँ पे जो घाव से संबंधित जो भी कार्य होते हैं वो वहाँ से उसको ठीक किया जाता है। तो ट्रॉमा मतलब घाव का अध्ययन जहाँ पे किया जाता है उसे हम ट्रॉमा कहते हैं। मतलब ये जो मैंने पांच नाम बताए जो यहाँ पे टिक लगा रखे हैं, लैक्टो, लिथो, फाइटोलॉजी, और उसके बाद में क्रोमो और डेंड्रो, ये तीन चार नाम हैं, इनको आप लोगों को याद रखना है। और ये इसके अलावा जो भी हमारे पास जो भी नई नई आएंगी वो सब मैं आप लोगों को बताता जाऊंगा, और आप लोग इसका नोट्स मेरे साथ में जरूर तैयार करते रहिए, क्योंकि मैं आप लोगों को पूरी पूरी साइंस आप लोगों को पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है। तो आप लोग बेझिझक रहिए और आपको पूरी पूरी साइंस उपलब्ध करवाई जाएगी, ठीक है। अब हम स्टार्ट करने वाले पोषण, हमारा जो टॉपिक है, मेन टॉपिक यही था, पोषण। अब चलिए पोषण का अर्थ, चलिए मैं पहले तो पोषण निकाल लेता हूँ, ठीक है। ये है हमारा पोषण, स्टार्ट हम करने वाले हैं, ठीक है। चलिए पोषण के बारे में हम थोड़ा सा पहले जान लेते हैं, पोषण हमें क्यों चाहिए, कैसे चाहिए, वो सब तो जानना बहुत जरूरी है, ठीक है। देखना, सबसे पहले मैं आप लोगों को एक बात बता देता हूँ कि जो न्यूट्रोलॉजी
यानी कि जो पोषण है वो हमें क्यों चाहिए, क्यों चाहिए? क्योंकि हम सुबह से उठते हैं, हमारे अंदर जो सबसे छोटी इकाई क्या है, कोशिका। कोशिका जब कार्य करती है तो हमें एनर्जी चाहिए, एनर्जी चाहिए हमें, तो एनर्जी के लिए हमें कुछ तो खाना होगा, तो खाने के लिए हमें क्या लगेगी, भूख लगेगी। तो सबसे पहले आप लोगों को चाहिए भोजन। क्या चाहिए? भोजन। देख, जो पोषण न्यूट्रिशन है, न्यूट्रिशन का अध्ययन हम किस में करते हैं, न्यूट्रोलॉजी, मतलब पोषण विज्ञान। किस में कहते हैं? न्यूट्रोलॉजी, पोषण विज्ञान। इसमें हम जीवों की वृद्धि के लिए क्या करते हैं, पोषण आवश्यक है। समझ रहे हो आप मेरी बात? इसमें हम क्या करते हैं, जीवों की वृद्धि के लिए हमें कौन कौन से पोषक तत्वों की आवश्यकता है, वो सब चीजों का अध्ययन हम किस में करते हैं, न्यूट्रोलॉजी के अंदर। ठीक है, न्यूट्रोलॉजी में हम किन का अध्ययन करते हैं कि जो जीव है उसे किस किस पोषण तत्व की आवश्यकता है, यानी पोषक तत्वों की कौन कौन सी आवश्यकता है। तो हमें पता है जब हमारा शरीर कार्य करेगा तो हमें भूख लगेगी, तो हमें भोजन की आवश्यकता पड़ी। भोजन की आवश्यकता क्यों पड़ी? भूख लगने के कारण। तो हमें भूख लगी, भूख भूख लगने के बाद में हमने भोजन खाया। भूख को हम क्या कहते हैं, एप्टीट्यूड। ठीक है, ये आपको याद रखना है। चलिए, भूख का कारण क्या है, मतलब भूख तो लग गई हमें, लेकिन भूख का कारण क्या है? देखिए, भूख का कारण ब्लड में ग्लूकोज का कम होना। देखिए, हमारे शरीर में सबसे ज्यादा क्या है, ब्लड है। ठीक है, ब्लड में सर्कुलेट होता है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के साथ में ग्लूकोज भी, हीमोग्लोबिन, ये सब ब्लड के अंदर हमारे सर्कुलेट होता रहता है। तो हमें जो ऊर्जा देता है वो कौन देता है, ग्लूकोज हमें ऊर्जा देता है। और जो हीमोग्लोबिन है वो रक्त का थक्का जमाने में के अंदर सहायक है। और जो श्वास है वो हमें जीने में सहायक करता है। ठीक है, तो ये सभी चीजों का मतलब सबसे मेन रिसोर्स हो गया हमारा ब्लड। तो ब्लड में हमें ऊर्जा के लिए क्या चाहिए, ग्लूकोज। तो ये ऊर्जा के लिए, अब हम ऊर्जा की ही बात कर रहे हैं, मतलब पोषण की हम बात कर रहे हैं, तो हमें ऊर्जा चाहिए। तो ऊर्जा से हम किससे किस में मिलती है हमें, जो भोजन खाते हैं उससे हमें ग्लूकोज मिलती है। ठीक है, अब हमें ये जो भूख लगती है इसका ये हमें बताता कौन है कि हमें भूख लगी है? ठीक है, वो बताता है हमारा ब्रेन। कौन बताता है? हमारा ब्रेन, यानी मस्तिष्क। मस्तिष्क के अंदर एक जगह होती है जिसका नाम, जिसको हम कहते हैं हाइपोथैलेमस। क्या कहते हैं? हाइपोथैलेमस। ठीक है, अब देखना आप, हाइपोथैलेमस हमारे शरीर में क्या बताता है हमें कि आपको भूख लगी। देखना, आप लोग देखिए, दो तरह के इंसान हैं। एक तो जो घर पे रहते हैं, जो सुबह सुबह उठते हैं, अपना काम करते हैं, सोते हैं रात को आराम से, सुबह फिर वही रूटीन। और एक वो होते हैं जो स्टूडेंट्स होते हैं। तो दोनों में फर्क है कि ये जो सुबह उठते हैं उनके लिए तो फिक्स समय होता है कि हमें खाना सुबह 8 बजे खाना है, दोपहर को 1 बजे खाना है, और शाम को 7 से 8 बजे के बीच में खाना है। ठीक है, लेकिन स्टूडेंट्स जो होते हैं उनका कोई फिक्स समय नहीं होता। वो सुबह उठते हैं, फ्रेश हुए, ना ना धो के अपना पढ़ाई पे लग देते, उनको पता नहीं और उनको पढ़ते पढ़ते पता ही नहीं लगता कि हम भोजन भी बनाना है। तो उनको कभी कभी 12 के 1 भी बज जाते हैं, कभी 2 भी बज जाते हैं, कभी रात को भी पढ़ने लग जाते हैं। तो उनका कोई रूटीन नहीं होता। ठीक है, तो जैसे ही और जो जिनका डेली का रूटीन होता है कि मुझे 8 घंटे ड्यूटी करनी है, उसके बाद में घर आना है और खाना खाना है, तो उसको जो हमारा हाइपोथैलेमस है वो सूचित कर देता है कि भाई आपका खाने का समय हो गया, आप खाइए। ठीक है, लेकिन जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको पता नहीं चलता है कि हमें कब कब खाना है, क्योंकि हमारा जो दिमाग है वो एक साथ दो जगह पे काम नहीं कर सकता। ठीक है, एक साथ एक जगह पे काम कर रहे हैं कि हम पढ़ रहे हैं तो हमारा पढ़ाई के ऊपर ध्यान है। तो जब हम हमारा मन लगा रहता है तो हमें पता ही नहीं चलता कि कब 10 बज गए, कब 11 बजे, कब 12 बजे, कब 1 बज गए। ऐसे वो हमें पता नहीं चलता। ठीक है, तो इसलिए हम कहते हैं कि हाइपोथैलेमस हमारा
भूख का केंद्र है, ठीक है। अब चलते, हमें जो भूख लगी, हमने क्या खाया, भोजन खाया, ठीक। भोजन, भोजन और भोजन के अंदर हमें क्या मिलता है, पोषक पदार्थ मिलते हैं, ठीक, न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं, जिसे हम कहते हैं न्यूट्रिएंट्स, ठीक है। चलिए, हमें क्या मिलते हैं, न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं, ठीक है। अब हम किसे कहते हैं न्यूट्रिएंट्स, ठीक है। ये भी एक क्वेश्चन है कि किसे कहते हैं हम न्यूट्रिएंट्स, किसे कहते हैं हम भोजन। वे पदार्थ जो कि मानव में होने वाली जैविक व उपापचयी क्रियाओं को संपन्न कराने एवं किसी जीव में वृद्धि, विकास, ऊर्जा और रचनात्मक कार्य एवं जैविक प्रक्रमों का सुचारू रूप से संचालन करने के लिए आवश्यक हो, उसे हम क्या कहते हैं, भोजन कहते हैं, न्यूट्रिएंट्स कहते हैं, या हमें पोषक पदार्थ कहते हैं, पोषक तत्व कहते हैं, ठीक है। देखिए, मानव शरीर में कौन कौन सी जैव घटनाएं होते हैं और उपापचयी क्रियाएं कौन कौन सी थी, देखना। वृद्धि, मतलब इंसान, जो भी जीव है, उसको वृद्धि के लिए क्या चाहिए, पोषक तत्व चाहिए, क्योंकि उसे वृद्धि करनी है। जैसे पेड़ लीजिए आप, पेड़ के लिए पत्ती, फूल, फल, इन सब की वृद्धि के लिए क्या चाहिए, न्यूट्रिएंट्स चाहिए। उसके विकास के लिए भी, प्रोग्रेस उनको करनी है, तो उनके विकास के लिए भी क्या चाहिए, पोषक तत्व चाहिए। ऊर्जा, जब जब उनके पास ऊर्जा होगी तभी तो वो प्रोग्रेस करेंगे। उसके बाद उनकी जो रचनात्मक कार्य है, कि उनका जो आकार है वो सुगठित होना चाहिए, तो वो सब कहाँ से मिलेंगे, न्यूट्रिएंट्स से ही तो मिलेंगे। जैसे कोई भी पोषक तत्व है तो वो हमें भोजन से ही प्राप्त होंगे, ठीक है। और जो भी हमारे शरीर के अंदर जो भी बायोलॉजिकल रिएक्शन होती हैं, जैविक जो घटनाएं होती हैं, वो सब किस में होती हैं, वो सब भी हमारे शरीर में होती हैं। तो वो सब किसके कारण, हम जब हम भोजन लेते हैं तो हमें जैविक जो बायोलॉजिकल रिएक्शन होती है वो करने की आवश्यकता होती है, ठीक है। तो आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन आया था एग्जाम के अंदर, एक क्वेश्चन था। तो क्वेश्चन था कि निम्न में से कौन सा पदार्थ हमें ऊर्जा देता है, ठीक है। क्वेश्चन क्या था कि निम्न में से कौन सा पदार्थ हमें ऊर्जा देता है। तो उसमें ऑप्शन था शर्करा, प्रोटीन, जल और खनिज लवण, ठीक है। कौन कौन सा था, शर्करा, प्रोटीन, जल और खनिज लवण। अब आप लोग बताइए कि हमें ऊर्जा कौन देता है इनमें से। देखिए, आप लोगों के लिए दो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन देखना। आप लोग जैसे पोषक तत्व के जो भाग पढ़ेंगे, उसमें एक ऊर्जा देने वाले पदार्थ पढ़ेंगे हम जस्ट इससे आगे, और एक ऊर्जा नहीं देने वाले पदार्थ पढ़ेंगे, ठीक है। लेकिन वो हमें आवश्यक आवश्यक होंगे, कौन से ऊर्जा नहीं देने वाले पदार्थ जो है वो हमें आवश्यक होंगे, लेकिन हमें लेने होंगे तो, ठीक है। तो उसी तरीके से उसी में से एक क्वेश्चन बन के आया था कि निम्न में से कौन सा पदार्थ हमें ऊर्जा देता है। तो उसमें शर्करा ऑप्शन में था, प्रोटीन उसमें ऑप्शन में था, जल उसमें ऑप्शन में था, और खनिज लवण भी उसमें ऑप्शन में था। तो मैं आपको बता देता हूँ, खनिज लवण और जल ये तो किस में थे, ये तो थे ऊर्जा नहीं देने वाले पदार्थ हैं, ठीक है। और देने वाले पदार्थ कौन से हैं, प्रोटीन और शर्करा, ठीक है। अब इन दोनों में से कौन सा है, प्रोटीन भी हमें ऊर्जा देता है, शर्करा भी हमें ऊर्जा देती है, क्योंकि वो सब हम आगे पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो उसी के बाद में इस क्वेश्चन का आप लोगों को आंसर देना है कि शर्करा होगी या प्रोटीन होगा, कि हमें ऊर्जा कौन देता है, ठीक है। तो मैं जब तक बताता हूं तब तक आप लोग कमेंट करके मुझे बता दीजिए कि कौन सा पदार्थ हमें ऊर्जा देता है, शर्करा या प्रोटीन, लिख के बता दीजिए, ठीक है। चलिए, अब हम चलते हैं पोषक तत्वों के बारे में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। चलिए, ये आ गया हमारा पोषक तत्व, न्यूट्रिएंट सम जिसे कहते हैं, क्या कहते हैं, न्यूट्रिएंट सम, इसको न्यूट्रिएंट्स कहते हैं, ओके। चलिए, अब हम कुछ बातें करने वाले हैं, ठीक है। पोषक तत्वों को हम लोग दो भागों में बांटे हैं, कितने भागों में, दो भागों में पोषक तत्वों को बांटते हैं। पहला मुख्य पोषक तत्व है
जिनको हम एक नाम और देते हैं स्थूल पोषक तत्व, यानी मेजर या मैक्रो। इंग्लिश में कहें तो मेजर न्यूट्रिएंट्स या मैक्रो न्यूट्रिएंट्स कौन से हैं, उन सब की अलग से बात करेंगे। अल्प या सूक्ष्म मात्रिक पोषक तत्व वो कौन से हैं, माइनर यानी अल्प, मैक्रो यानी सूक्ष्म, और माइक्रो, मैक्रो नहीं, मैक्रो का अर्थ क्या होता है, स्थूल यानी कि अधिक, और माइक्रो सूक्ष्म यानी कम, ठीक है, छोटी, जिसे हम कहते हैं। और जो ट्रेस जिसे कहते हैं वो सब अल्प सूक्ष्म मात्रिक पोषक तत्व, ठीक है। ये दो प्रकार के हैं, हम इनको पढ़ने वाले, ठीक है। अब जो मुख्य पोषक तत्व होते हैं उनको हम एक नाम से और जानते हैं, कार्बनिक यौगिक, मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड के नाम से भी ऑर्गेनिक कंपाउंड जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो होते हैं, और दूसरा अकार्बनिक यौगिक इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ठीक है। चलिए इसके बाद में जो कार्बनिक यौगिक पदार्थ हैं, यानी कि मुख्य जो पोषक तत्व उन वो क्या देते हैं हमें, ऊर्जा देने वाले पदार्थ होते हैं, ठीक है। और जो अल्प मात्रिक पोषक तत्व हैं वो कौन से हैं, वो ऊर्जा नहीं देने वाले पदार्थ, लेकिन वो क्या है, आवश्यक है, लेकिन आवश्यक है कौन से, जो अल्प मात्रा में हमें आवश्यकता होती है, आवश्यकता है लेकिन वो अल्प मात्रा में, ठीक है। अब देखते हैं हम कि ऊर्जा देने वाले पोषक तत्व कौन से हैं और ऊर्जा नहीं देने वाले पोषक तत्व कौन से हैं, ठीक है। ऊर्जा देने वाले पोषक तत्वों में तीन है, देखिए, प्रोटीन, वसा जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं लिपिड्स, लिपिड्स या फैट, ठीक है। और तीसरा कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट को हम शर्करा भी कहते हैं, क्या कहते हैं, शुगर भी कहते हैं, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट, शुगर या शर्करा या फिर चीनी, ठीक है, शुगर, शर्करा या फिर चीनी, ठीक है। ये तीन तरह के जो पदार्थ हैं वो हमें क्या देते हैं, ऊर्जा देते हैं, कौन से, प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट, याद रखना। और हमें ऊर्जा कौन से पदार्थ नहीं देते हैं, देखिए, जल हमें ऊर्जा नहीं देता लेकिन हमें आवश्यक है। खनिज लवण, खनिज लवण हमें ऊर्जा नहीं देता है लेकिन हमें आवश्यकता है, जिन्हें हम क्या कहते हैं, मिनरल्स या साल्ट कहते हैं, ठीक है। इनके एग्जाम्पल अगर हम देखें तो जैसे फेरस लोहा, लोहे की हमें आवश्यकता है, लोहा मतलब हीमोग्लोबिन, हिम, हिम का मतलब क्या होता है, फेरस, फेरस को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, हिंदी में क्या कहते हैं, लोहा, आयरन, जिंक, ये सब हमें आवश्यक है लेकिन इनसे हमें ऊर्जा नहीं मिलती है, ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं रेसे, रेसे भी और फाइबर, कौन से, रेसे और फाइबर, इनको हम क्या कहते हैं, तंतु भी कहते हैं और रेसे भी कहते हैं, ठीक है। रेसे और तंतु दोनों ही नाम इसके हैं फाइबर्स के। और इनके अलावा जितने भी कार्बनिक अवयव हैं वो सब क्या है, ऊर्जा नहीं देने वाले पदार्थ हैं लेकिन उनकी आवश्यकता हमें होती है। इसके अलावा आप लोगों को ऊर्जा देने वाले जो पदार्थ हैं उनके अंदर अब मैं आप लोगों को कुछ बातें बता देता हूँ, ठीक है। चलिए सबसे पहली बात, प्रोटीन से हमें ऊर्जा कितनी मिलती है, प्रोटीन से हमें ऊर्जा मिलती है 4.1 कैलोरी प्रति ग्राम, 1 ग्राम के अंदर 4.1 कैलोरी हमें प्रोटीन उपलब्ध होता है, ठीक है। उसी प्रकार से हमें वसा के अंदर 9.3 कैलोरी 1 ग्राम के अंदर हमें उपलब्ध होता है, कितना, 9.3 कैलोरी प्रति ग्राम। और तीसरा क्वेश्चन है जो कार्बोहाइड्रेट है हमारे पास, उससे हमें एनर्जी मिलती है लगभग 4.2 कैलोरी प्रति ग्राम, ये भी 4 है और ये भी 4 है, ठीक है। ये आप लोगों को याद रखना है। वैसे आप लोगों इसको ऐसे भी याद रख सकते हो, इसको 4 4 मान सकते हो, इसको 4.1, कि आपको याद हो जाए। मतलब ये आप लोगों को याद रखना है कि प्रोटीन के अंदर कार्बोहाइड्रेट से कम होती है, ठीक है। प्रोटीन के अंदर कार्बोहाइड्रेट से कम कैलोरी मिलती है हमें, और वसा में सबसे ज्यादा हमें क्या मिलती है, वसा से हमें सबसे ज्यादा ऊर्जा मिलती है, ठीक है। यहाँ पर मैं आप लोगों को बता देता हूँ
कि हमें ऊर्जा सबसे ज्यादा किससे मिलती है, सर्वाधिक हमें ऊर्जा की आवश्यकता है ना, तो सबसे ज्यादा ऊर्जा हमें किससे मिलती है, वसा से। वसा के बाद में कार्बोहाइड्रेट से, और कार्बोहाइड्रेट के बाद में हमें प्रोटीन से ऊर्जा मिलती है। और जो जितने भी ये हैं जल, खनिज लवण और विटामिन, इनसे हमें क्या नहीं मिलते, इनसे हमें ऊर्जा नहीं मिलती, लेकिन ये हमारे शरीर के लिए अति आवश्यक है, बहुत आवश्यक है। इनकी कमी से बहुत से रोग होते हैं, वो हम पढ़ने वाले हैं, आगे पढ़ने वाले हैं। अब मैं आप लोगों को उस क्वेश्चन का उत्तर बता देता हूं जो मैंने आप लोगों को कुछ समय पहले पूछा था। क्वेश्चन था हमारा, निम्न में से कौन सा पदार्थ है हमें ऊर्जा देता है, मतलब शर्करा देता है या प्रोटीन देता है। देखिए, जल और खनिज लवण तो ऊर्जा नहीं देने वाले हैं, ऊर्जा नहीं देने वाले, लेकिन ये हमारे शरीर के लिए आवश्यक है। अब हमें ऊर्जा कौन कौन से पदार्थ देते हैं, देखिए, वसा देता है, कार्बोहाइड्रेट देता है और प्रोटीन देता है। अब वसा के अंदर हमने हमने पढ़ा 9.3 कैलोरी, प्रोटीन के अंदर हमने पढ़ा 4.1 कैलोरी, और शर्करा के अंदर हमने पढ़ा 4.2 कैलोरी। तो मतलब ये आप लोगों को याद रखना है कि 4.1 कैलोरी प्रोटीन की होती है और 4.2 कैलोरी शर्करा की होती है। कई कई बार अगर ऊपर नीचे हो अगर कर दे तो आप लोगों को याद रखना है कि प्रोटीन से हमें ऊर्जा कार्बोहाइड्रेट की तुलना में हमें कम मिलती है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। या फिर कि कार्बोहाइड्रेट से हमें प्रोटीन की तुलना में अधिक ऊर्जा मिलती है, ये आप लोगों को याद रखना है। अब हम कल पढ़ने वाले हैं कार्बोहाइड्रेट के बारे में। किसके बारे में, कार्बोहाइड्रेट के बारे में। और कार्बोहाइड्रेट के बारे में पढ़ेंगे, एकदम खुल के पढ़ेंगे। आज 40-45 मिनट का समय हो गया है, और देखिए, मैंने आपको अभी पोर्शन स्टार्ट ही किया है, मात्र 2 क्लास हुई है हमारी, एक में इंट्रोडक्शन और आज पहली क्लास है, ठीक है। तो इनके अंदर हमारा जो भी जितना भी हमारा हमने जो पढ़ा है उसके बारे में मैं एक छोटी सी आप लोगों से दोबारा से रिवीजन के लिए बता देता हूँ, और फिर कल जब आएंगे तो हम लोग वापस उसको रिवीजन करके फिर आगे हम कार्बोहाइड्रेट को स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो हमने देखे, सबसे पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा, बायोलॉजी। बायोलॉजी का अर्थ हमने पढ़ा, वह विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत समस्त जीवधारियों का हम लोगों ने क्या क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं, उससे क्या कहते हैं, बायोलॉजी। बायोलॉजी को हमने पढ़ा, बायोलॉजी का जो जनक है, बापूजी हैं, वो कौन है, अरस्तु हैं। किसके, बायोलॉजी के जनक कौन है, पिता कौन है, अरस्तु। बायोलॉजी शब्द किसने दिया, एल एन टी। एल एन टी मतलब एल का मतलब लेमार्क, टी का मतलब ट्रेविरेनस। कब दिया था, 1801 में ये शब्द प्रयोग किया था। ये शब्द किसके लिए प्रयोग किया गया था, जीवधारियों के अध्ययन के लिए प्रयोग किया गया था, ठीक है। चलिए, उसके बाद में बॉटनी, ये बायोलॉजी को हमने दो भागों में बांटा। एक भाग था, एक भाग तो था हमारा बॉटनी, और दूसरा भाग था हमारा जूलॉजी, ठीक है। तो जूलॉजी के अंदर हम लोगों ने क्या पढ़ा, जू यानी एनिमल, लॉजी यानी स्टडी, तो मतलब जंतुओं व उनके क्रियाकलापों का अध्ययन हमने किसमें पढ़ा है, जूलॉजी के अंदर हमें पढ़ना है, ठीक है। बॉटनी, बॉटनी का अर्थ होता है बोटन, बोटनी यानी हर्ब्स, हर्ब्स यानी पादप। तो पादपों व पेड़ पौधों का अध्ययन या वनस्पतियों का अध्ययन किसमें क्या करते हैं, बोटनी के अंदर। बोटनी के फादर कौन है, मतलब फादर्स ऑफ बॉटनी, फादर ऑफ बॉटनी थियोफ्रेस्टस। थियोफ्रेस्टस की एक बुक है हिस्टोरिया प्लेटिनम। कौन सी, हिस्टोरिया प्लेंटेनम, प्लेंटेनम सॉरी, प्लेंटेनम नाम है उसका, हिस्टोरिया प्लेंटेनम। फादर ऑफ जूलॉजी, फादर ऑफ जूलॉजी है अरस्तु। अरस्तु की एक बुक है हिस्टोरिया इन एंटीमेलिया, ठीक है। उसके बाद में हम उसके बाद में हमने एक शब्दावली की ली थी जिसका नाम है जैव उपचार, ठीक है। जैव उपचार में हम लोगों ने क्या पढ़ा कि जो पर्यावरण में जो वायु है, जल है, मृदा है, उसमें जो प्रदूषक तत्व होते हैं उनको नष्ट करने के लिए हमने एक सुपर बर्ग नाम का एक उदाहरण देखा था। तो जो सुपर बर्ग होता है वो क्या करता है
कि जो भी विषैले जो पदार्थ होते हैं उनका कम विषैले पदार्थों में अपघटन करता है। और सुपर वर्ग का की जो खोज की थी वो किसने की थी? डॉक्टर आनंद चतुर्वेदी ने। किसने की थी? डॉक्टर आनंद चतुर्वेदी ने सुपर वर्ग की खोज करी थी। और ये जो सुपर वर्ग है इसका एक नाम और था स्यूडोमोनास। क्या नाम था? स्यूडोमोनास नाम था। स्यूडोमोनास प्यूटिडा। क्या नाम था? स्यूडोमोनास प्यूटिडा ये नाम था सुपर वर्ग का। ठीक है। एक था जैव संवर्धन, एक नाम और पढ़ा था हमने, जीव संवर्धन। ठीक। वो क्या करता है? वो बैक्टीरिया को सक्रिय करता है। और बैक्टीरिया को सक्रिय करके वो जो पोषक तत्वों में जो भी प्रदूषक होते हैं उनको नष्ट करने का कार्य करता है जीव संवर्धन। ठीक है। उसके अलावा हमने कई नाम पढ़े थे, जैसे लैक्टो का अर्थ होता है मिल्क का दूध। तो लैक्टोमीटर दूध का अध्ययन, दूध की शुद्धता मापने के लिए लैक्टोमीटर का हम प्रयोग करते हैं। लिथो चट्टान का अध्ययन करते हैं। फाइतो पादपों का अध्ययन। और जो ग्रायो है वो अति न्यूनतम तापमान, मतलब कम न्यूनतम जो ताप है उसके अंदर भी हमने उसका अध्ययन करना है। ठीक है। माइनस 150 डिग्री तक जहाँ पे अध्ययन किया जाता है उससे कहते हैं ग्रायोनोलॉजी। ठीक है। हाइड्रो वाटर पानी, ये हमने पढ़ा था। एक पढ़ा था क्रोनो, यानी कि क्रोनो का अर्थ होता है समय, टाइम। एक होता है क्या नाम होता है? क्रोमो। क्रोमो को हम इंग्लिश में कहते हैं कलर, हिंदी में कहते हैं रंग। डेंड्रो यानी ट्री, पेड़ पौधों का अध्ययन, डेंड्रोनोलॉजी। ठीक है। एक होता है ट्रोमा, ट्रोमा यानी घाव। वो सब हम पढ़ रहे हैं। उसके बाद में हमने स्टार्ट किया पोषण। पोषण मतलब पोषण हमें क्यों चाहिए? भोजन के लिए। हम हमें पोषण क्यों चाहिए? ऊर्जा के लिए। ऊर्जा के लिए हमें क्या चाहिए? क्या चाहिए? हमें भोजन चाहिए। तो भोजन चाहिए तो हमें भोजन के बारे में कौन भोजन का हमें पता कैसे लगता है? हमें भूख लगती है। भूख के बारे में कौन बताता है? हाइपोथैलेमस, जो मस्तिष्क को, तो वो मतलब हाइपोथैलेमस को कैसे पता चलता है कि हमें भूख लगी है? जब ब्लड में ग्लूकोज की कमी हो जाती है तो हाइपोथैलेमस हमें इशारा करता है कि आप खाना खाइए, आप भूख लगी है। ठीक है। जब हम खाना खाते हैं तो हमें पोषक पदार्थों की आवश्यकता होती है। ठीक है। तो वो पोषक पदार्थों की क्यों आवश्यकता होती है? वो जो भी मानव शरीर में होने वाली जो भी जैविक घटनाएं या उपपचयी जो क्रियाएं होती हैं उनको संपन्न करवाने के लिए हमें भोजन की आवश्यकता होती है। जो उपपचयी क्रियाएं वो कौन कौन से, जो जैविक घटनाएं वो कौन कौन से? जैसे वृद्धि, किसी भी जीव में वृद्धि होती है, विकास होता है, ऊर्जा होती है, वो सब करना होता है। जो भी रचनात्मक कार्य करते हैं, जो भी हमारे शरीर में बायोलॉजिकल रिएक्शन होती है, वो सब किस में होती है? किससे होती है? जो भी हम पोषक तत्व लेते हैं उन सभी से वो हमें उनकी आवश्यकता होती है पोषक तत्वों की। ठीक है। अब हम पढ़े पोषक तत्व कौन से? दो प्रकार के पोषक तत्व होते हैं। एक तो ऊर्जा देने वाले पोषक तत्व, एक ऊर्जा नहीं देने वाले पोषक तत्व। ठीक है। ऊर्जा देने वाले जो जो पोषक तत्व हैं वो कौन कौन से? प्रोटीन हुआ, लिपिड्स यानी वसा हुई, और कार्बोहाइड्रेट। और ऊर्जा नहीं देने वाले जल, खनिज लवण, विटामिन, रेशे, तंतु, ये सब कौन से हैं? ऊर्जा नहीं देने वाले पोषक तत्व। ठीक है। सबसे ज्यादा जो ऊर्जा मिलती है वो किससे मिलती है? वसा से, वसा के बाद में कार्बोहाइड्रेट से, कार्बोहाइड्रेट के बाद में प्रोटीन से। अब हम कल पढ़ने वाले हैं कार्बोहाइड्रेट। क्या पढ़ने वाले? कार्बोहाइड्रेट। तो तब तक बने रहिए। और अगर चैनल पे आप पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने सभी दोस्तों के अंदर शेयर कीजिए। और इसके नोट्स जो है वो आप लोग जरूर बनाइए, क्योंकि मैं पूरी आप लोगों को साइंस उपलब्ध करवाने वाला हूँ। ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद,